अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं 2022 में देखिए सारे प्रश्न आए हैं ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि 2021 में कैसे क्वेश्चन आए थे 2022 में। तो अगर आपकी तैयारी परफेक्ट होगी तो आपके नंबर भी 25 में 25 आएंगे फिर, ठीक है। नहीं तो बहुत से बच्चे 25 में से 12 नंबर लाने के लिए तरस जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे फेल सिर्फ गणित में होते हैं, सबसे ज्यादा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं अति लघुत्तरी का, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन पूछा गया 6 प्लस ये सब देखिए क्या लिखा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। सिंपल, तो आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे इसको जोड़ सकते हैं बताइए। तो पहले लिखा 6 लिख लेते हैं, फिर लिखा 6 प्लस 6 मतलब 6.6 है ना, ये दशमलव में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ठीक है। उसके बाद 6.66, फिर 6.3 बार 6, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, जोड़ लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो इसको जीरो आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं, इसको ऐसे 0.123 मान लीजिए। जोड़िए पहले, पहले ये आ गया हमारा 6, 6 होता है 12, 6 12 18, ठीक है। और एक हासिल था यहाँ 19 हो गया, यहाँ दशमलव लगा देंगे, 6 12 18 24, एक हासिल था 25 हो जाएगा, 25.926, ठीक है। ये आसान था, देखिए क्वेश्चन था। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना था, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा हर बार। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका जो फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल का, क्या होता है पता है आपको, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दोस्तों हमें यहाँ पर लंबाई दी गई, चौड़ाई नहीं पता, तो उसके लिए जो ये आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है। परिमाप कितना दिया गया है, 180 दिया गया है, बराबर दो ब्रैकेट में लंबाई जगह 50 रख दीजिए, चौड़ाई नहीं पता इसको हम बी मान लेते हैं, बी पर बॉय, ठीक है। तो ये भाग करेंगे कितनी बार, 2 9 18, ये 90 हो गया, और ये 50 इधर आएगा, 90 - 50 हो जाएगा, बराबर बी। या दोस्तों हमारा बी का मान आ जाएगा 40 मीटर। ये दोस्तों हमारी चौड़ाई आ गई। अब हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 40, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, 2 जीरो और आ जाएगा, तो ये हो गया 2000 और मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप तो यहाँ पर लिख दें, कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, 2000 तो आ गया, ऐसे लिखेंगे 2000 आंसर। टीचर आपका एक नंबर का आधा ही नंबर देगा, आप कहेंगे हमारा तो सही आंसर है, नहीं, आपको 2000 फिर ये मीटर स्क्वायर जो इसकी यूनिट है इसको भी लिखना पड़ेगा। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कोटि पूरक कोण को उदाहरण से समझाना है। ऐसे में दो कोण जिनका योग, याद रखिए जिनका योग 90 अंश या एक समकोण के बराबर होता है, तो इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 अंश और 60 अंश कोण कोटि पूरक कोण होंगे, ठीक है। याद रखना है, दो कोण जिनका योग अगर 90 अंश है वो क्या कहलाते हैं, या समकोण है, उसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण। ये ध्यान रखना, इसको परिभाषा कॉपी में लिखकर याद करेंगे, 2022 में क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी, देखिए बड़ी की बात आ जाए तो भैया हमको 9 याद है, 9999, 4 अंक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी ना। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 999, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, इसमें 100 जोड़ देते हैं, ये हो गया 9 9 9 1 10, 9 1 10, ये 10099। यहाँ पर दोस्तों कोई यूनिट नहीं, जैसे यहाँ पर था ना कि मीटर स्क्वायर वाली जो बात हम कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1000 लीटर की एक पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है।
1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा आपको बताना है। ठीक है, 1 घंटे बाद कितना पानी इसमें बचा है आपको ये बताना है। 1000 लीटर की टंकी है, 10% की कमी हो रही है प्रत्येक घंटे, तो इसमें 10% निकालेंगे। 1000 लीटर का 10% निकालिए पहले। ठीक है, 10/100 हो जाएगा, परसेंटेज था ना ऐसे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 10 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, 100 लीटर। तो मतलब ये पता चला कि हमारा 1 घंटे में 100 लीटर पानी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो 1 घंटे के बाद पानी की मात्रा कितनी बची ये आपको बताना है। तो टोटल दोस्तों हमारी 1000 लीटर थी, 1 घंटे में 100 लीटर हमारा पानी कम हो गया, 100 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 900 लीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आसान से प्रश्न जब पेपर में आए तो फिर मस्ती से आपको करना है, कोई क्वेश्चन में गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, अब देखिए 2021 में कौन से प्रश्न बने थे इसको देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखना है। पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए क्या होगी, 1 2 3 4 बार 9 लिख लेंगे। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती निकालने के लिए इसमें +1 जोड़ देते हैं, बस हो गया। 9 1 10 हो गया, इस समय वही 0 0 बढ़ेगा, ये वहां 1 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। एल किसको प्रदर्शित करता है, 50 को। ठीक है, ये हो गया, आंसर 50 आ गया। अगला प्रश्न आता है, 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। किससे किससे, 1 2 और 5 से। पहले देखिए दोस्तों 1 2 5 को पहले ऐसे लिख लीजिए, 125 यही लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 1 2 5 हो गया, फिर 1 5 2 कर सकते हैं ना, 152। उसके बाद दोस्तों 2 से शुरुआत करेंगे, 2 5 1, और उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 1 5। अब 5 से करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, 5 1 2 और फिर 5 2 1। ठीक है, ये संख्या लिखी जा सकती है, बस आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए, तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना द्वारा आपको स्पष्ट करना है। आयत की लंबाई को हम आधा करेंगे, चौड़ाई को 2 गुना करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए पहले हम जो आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इससे हम इसका पहले परिमाप निकाल लेते हैं, तभी तो जानेंगे उसके परिमाप पर बाद में क्या असर पड़ेगा। तो आयत का परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, अभी हमने आपको बताया था। 2 हो जाएगा, लंबाई यहाँ पर 10 है, चौड़ाई कितनी है, 5 है। 2 10 प्लस 5, 10 5 15, 15 गुणे 2 हो जाएगा 30, 30 आएगा सेंटीमीटर में। यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, ये देखिए याद रखना है। ठीक है, इतना आ गया परिमाप। अब दोस्तों जो हमारी दूसरी कंडीशन दी जा रही है, सेकंड शर्त, आयत की लंबाई को आधी कर दिया जाए। आयत की लंबाई पहले 10 थी, 10 को हम क्या करेंगे, आधा 5 कर देंगे। चौड़ाई पहले दोस्तों हमारी 5 थी, तो चौड़ाई को 2 गुना करेंगे, तो 2 गुणे 5, ये हो जाएगी दोस्तों 10। ठीक है, तो अब फिर से हम परिमाप निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए। परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। इस बार दोस्तों हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ 5 हो जाएगी, चौड़ाई हमारी 10 हो जाएगी। 10 5 15, फिर से ये 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो आयत के परिमाप पर दोस्तों जो इसका आंसर होगा कि भैया बताना था क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बताना था आयत के परिमाप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2021 में देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था, 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल करना है। ठीक है, 100 का क्या बोला गया, 3/4, मतलब 100 का की जगह क्या करते, गुणा करते, 100 गुणे 3/4। ठीक है, और आगे दोस्तों लिखा 920 का 30%, 920 का 30, 920 गुणे 30, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे भागा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से एक दिए, 2 जीरो कट गया, 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तिहाई 75, प्लस दोस्तों 92 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। ठीक है, इतना हो गया। अब दोनों को जरा जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 7 7 14, 1 15, 2 1 3, 351 आ गया। तो यही करना था हमें। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन भी कभी कभी आपको पेपर में देखिए देखने को मिलेगा, तो आप तैयार रहेंगे हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 100 का 3/4 कैसे निकाले थे, 100 गुणे 3/4 कर लिए ना खाली, 3 25 आ गया, 25 दिया 75,
तो ये वाला आंसर हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा दी गई 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 205 दूनी 10x, ये हो जाएगा ना, यही आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बढ़िया सा, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25, वही चीज़ है, 10x को बीच में रख दिए बस, यहाँ से आंसर कर दीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। संख्याओं 13, 39, 273 का महत्तम ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो भाग विधि से भी एक तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए भाग करते हैं, 39 में भाग के लिए 13 से, 13 थे 39, ठीक है 13 से कट गया। अब 13 से 273 में भाग करेंगे, कट गया तो ये मासा ये 13 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 1 और 3, 13 कम 13, कट गया ना। तो दोस्तों जो इसका मासा निकल कर आएगा वो क्या है बताइए, मासा हमारा आ गया 13, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया, यदि पूर्णांक 500 रहा तो राकेश को कितने अंक मिले, आपको ये बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब दोस्तों 500 का हम क्या निकालेंगे, 65%। बहुत बार आप लोग को परसेंटेज पता है कि भैया आपने 90% स्कोर किया, लेकिन नंबर नहीं पता, तो ये सीख जाइएंगे। 500 गुणे 65/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से गुणा करिए 50 25, 5 6 30, 2 32, तो राकेश ने भैया 325 नंबर स्कोर किया होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम लोग कि समीकरण ये 200 दिया गया, इसको हल करना है। यहाँ लिखा 3x माइनस 5, यहाँ पर x प्लस 3, तो ये 3x, x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा x बराबर 3, माइनस 5 इधर जब आएगा दाएं पक्ष में तो प्लस का हो जाएगा। 3x में से एक x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 5 3 8, x बराबर आ जाएगा 8/2, 2 चौके 8, ठीक है, ऐसे भाग कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती थी, आपको ये बताना है। तो सभ्यता के विकास के में मतलब गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थी। ठीक है, याद रखना है, फिर से बोल दे रहे, लिख लीजिएगा, सभ्यता के विकास में गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थी। अगला क्वेश्चन आता है कि संख्या किसे कहते हैं। अब वीडियो को ध्यान से सुनना है। जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या से क्या आशय है, संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्या 23477 में दोनों 7 के स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। 3477, पहले 7 के स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, दूसरे 7 के स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले 7 लिखिए, बाद में जितनी संख्या बचे उतने जीरो लगा दिए, 70। तो एक का स्थानीय मान 7 आया, दूसरे का आया 70 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुणा का, आपको इसको हल कर लेना है। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, गुणा करना है, कर लीजिए। 62 गुणे 74, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, फिर 7 दूनी 14 का 4, 7 छंग 42, 1 43, 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 3 2 5 4, 4 5 8 8। अगला क्वेश्चन देखिए, 72 को 12 से भाग करिए, कर लेते हैं भाग, 12 छंग 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2, 1/3 एवं 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। तो ऐसे भाग करिए, 2 से ऐसे भाग करेंगे, 1/2 है ना, तो इसमें 2 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 10 लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 बार जाएगा ना, 2 पंजे 10, 0.5 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो 0.33 आएगा। ठीक है, इसमें भाग करेंगे तो देखिए 3 है, 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 सत्ते 28, 2 0 4 पंजे 20, तो 0.75 आएगा। तो बड़ी भिन्न 3/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 4/9 3/9 को जोड़ना है। 9 दोनों में एलसीएम है तो 4 + 3 हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 7/9। अगला प्रश्न आता है फिर दशमलव संख्या 432.562 का स्थानीय मान चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। इसमें देखिए दोस्तों, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। ठीक है, ये 10वां है, 100वां है, 1000वां भाग है। तो एक काम करते हैं, एक चार्ट हम लोग बनाते हैं पहले। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इकाई, फिर लिखते हैं दहाई, फिर लिखते हैं हम लोग सैकड़ा। ठीक है, इधर दोस्त हो जाएगा हमारा 10वां, फिर होगा हमारा 100वां, फिर हमारा होगा 1000वां। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ऐसा हमने चार्ट बना लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इकाई की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये दहाई दोस्तों 3 है, सैकड़ा 4 है। दशमलव के इधर है ना बात, ये दशमलव ना होता तब तो एक अलग ही मैटर था। फिर दोस्त यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 10वां भाग दोस्तों 5 होगा, 100वां भाग 6 होगा और 1000वां भाग 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम संख्या 4 का मान निकालेंगे, जैसे संख्या 4 का मान होगा हमारा, इसको क्या लिखते हैं, 4 सैकड़ा, मतलब ये इसको लिखेंगे 400। दहाई का दोस्तों जो मान हो गया, संख्या 3 का मान अगर हमें निकालना है, 3 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, दहाई 3 गुणे 10 तो हो जाएगा 30। उसके बाद दोस्तों इकाई का मान निकालना है, संख्या 2 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तरीका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दशमलव बिंदु के बाद के अंकों का जो मान होगा, ये इधर साइड 562 वाला, संख्या 5 का 10वां भाग, 6 का 100वां भाग और संख्या 2 का 1000वां भाग, बस ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे 5/10 कर लेंगे तो 10वां आ जाएगा, तो फिर वही 0.5 आएगा, फिर 6 बटे हमारा 100 हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 2/1000। ठीक है, ये तरीका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुणनखंड किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अब देखिए जैसे कि जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 40 प्राप्त होता है। यहाँ 8 और 5 40 का गुणनखंड है। ठीक है, जैसे 8 गुणे 5 करते हैं तो कितना आता है, 40 आता है। तो 8 और ये 5 जो होगा ये 40 का गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तक किसे कहते हैं, कुछ संख्याओं के अपवर्तक बताइए। अपवर्तक में ध्यान देने योग्य बातें भी आपको बतानी है। जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होती है, वे संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। एक बात जरा ध्यान रखना है, जैसे दोस्तों संख्या 2 है, इसका जो अपवर्तक होगा 1 और 2 इससे विभाजित हो रहा है। 6 का अपवर्तक किससे हो, 6 में किससे भाग, 1 से सब में जाता है, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी और 6 से भी। उसके बाद दोस्तों अगर हम 15 का अपवर्तक निकालेंगे, 1 से 15 भाग जाएगा ना, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15 और फिर 15। बस इतना जानते रहेंगे अपवर्तक के बारे में, एग्जाम्पल आपने देख लिया। ध्यान देने वाली बातें, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। ठीक है, जैसे 15 का अपवर्तक स्वयं 15 होता है ना, और प्रत्येक संख्या का अपवर्तक 1 भी होता है, याद रखिएगा। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित या सीमित होती है, याद रखना है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। 15 का जैसे अपवर्तक इससे छोटा या इसके बराबर मैक्सिमम 15 होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। अब 15 का अपवर्तक क्या होगा बताइए। 15 में देखिए सिंपल सी बात है, इसमें हाईएस्ट कितना आ जाएगा, 15 जाएगा, ये एक से मिला दीजिए। अब 24 की बात होगी तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए लास्ट में इसमें अंगा में 24 आ रहा है। 21 में लास्ट में क्या आएगा, 21 आएगा। मतलब ज्यादा दिमाग तो लगाने। 32 में दोस्तों जो अपवर्तक की बात हो रही है ना, इसलिए लास्ट में 32 आएगा। ठीक है, 36 की बात करें तो दोस्तों लास्ट में इसमें 36 आएगा, ये मिला दी। ठीक है, हो गया। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा कि अपवर्तक किसे कहते हैं। देखिए जब हम 12 को 2, 3, 4, 6 और 12 में विभाजित करते हैं, मतलब 12 को देखिए 1 गुणे 12 करते हैं, या 2 गुणे 6 मतलब 12, 3 गुणे 4 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12,
और 12 एकम 12। तो यहाँ उपरोक्त सभी 12 के क्या है, अपवर्तक हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अपवर्त या गुणज किसे कहते हैं, जैसे लिखिए 3 गुणे 6 मतलब 3 छक 18। यहाँ 3 व 6 अपवर्तक तथा 18 अपवर्त हैं। समापवर्तक किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं। इस प्रकार संख्या 48, 64, 72 के अपवर्तक क्या होंगे। 48 के जो अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। 64 के दोस्तों 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 72 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72। अब समापवर्तक में दोस्त ये कॉमन होना चाहिए, जिसके यहाँ 2, 2, 2 है, यहाँ पर 204 ने 4, 4, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 यहाँ भी, 8 यहाँ 8। तो यहाँ तीनों संख्याओं में 2, 4, 8 समान अपवर्तक है, अर्थात समान अपवर्तक को ही हम समापवर्तक कहते हैं। एक भी लिया जा सकता है। समापवर्तक किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि समान अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं। संख्या देखिए दोस्तों क्या है, अपवर्तक क्या है। 3 को दोस्तों 3, 6, 9, 12, 15, 18। 6 को 6 दूनी 12, 3, 18, 24, 30 ऐसे बढ़ता जाएगा, 9, 18, 27। उपरोक्त दोस्तों 18 समान होने से अपवर्त है। यहाँ क्या मैच हो रहा है, 18 यहाँ भी आया, 18 यहाँ भी, 18 यहाँ भी। अब देखिए निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज आपको लिखना है। देखिए 3 का 5 बार गुणा करिए। 3 को 200 कैसे लिखेंगे, मतलब 3 गुणे 1 करेंगे, फिर 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5। ठीक है भाई, हुआ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9, 12, 15 यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। देखिए 3, 6, 9, 15, 3, 6, 9, 12, 15 ना, 3, 6, 9, 12, 15। 4 के गुणज भाई 4, 8, 12, 16, 20, 5 के 5, 10, 15, 20, 25, 9 के 9, 18, 27, 36 और 45। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो कि 100 से कम हो। तो भैया 7 का मल्टीप्लाई करिए 1 से लेके अप टू 100। 7 एकम 7, दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28। ठीक है, 35, 7 छंग 42, 42 ना, 49, 7 अट्ठी 56, 7 नौ 63, 70, फिर आएगा 77, फिर आएगा दोस्तों 84, 91, 98। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो इसके सभी अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे, 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, ठीक है, 248 और 496। अब क्या करेंगे, संपूर्ण संख्या दिखाना ना हमें, सबका योगफल हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + का 4 + का 8 + का 16 + का 31 + 62 + का 124 + का 248 + का दोस्तों 496। जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, जोड़ने पर हमारा आएगा 992, जो कि दोस्तों होगा हमारा 2 गुणे 496। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, 992 बराबर इसके। तो ये देखिए चूंकि सभी अपवर्तकों का जो योगफल है संख्या का 2 गुना है, अतः यह एक संपूर्ण संख्या है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो तैयार रहना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 11, 19। अब 3 दोस्तों किससे किससे भाग जाएगा, 3 में 1 3 से जाएगा, 11 में 1 और 11 से जाएगा, 19 में 1 और 19। ठीक है, ये सब। अब भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8। अब 204 में भाग किससे जाएगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, मतलब 3 संख्या होगी ना, मतलब 2 से अधिक हो जाएगा। संख्या एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, याद रखिएगा। एक मतलब याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक भाज्य की अभाज्य, तो ये ना तो भाज्य ना तो अभाज्य है। ठीक है, और 200 जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तब भी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या हो जाएंगे बताइए, 9 का 3 गुणे 3। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो संख्या आपको बतानी है।
तो सिंपल सी बात है, जो लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 कर लीजिए। 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। एक संख्या का गुणनखंड क्या है? 8 और 3 है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो दोस्तों देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 और गुणे 3 कर दीजिए, यही हो जाएगा भाज्य गुणनखंड। 8 को हमने ये लिख लिया, 2 गुणे 2 फिर 3। 79 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताना, मतलब 79 के बाद बताइए क्या आएगा? एक जोड़ देंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, 100 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की, 100 में से क्या करेंगे? एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 99। 1005 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, मतलब 1005 में दोस्तों एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1006। इसकी दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या 999 फिर 99, पूर्ववर्ती में एक घटा देते तो क्या हो जाएगा हमारा? 99998। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई मतलब संख्या का कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मतलब कुछ नहीं होने वाला है। अब जो भी संख्या होगी फिर उसके बाद उसकी अनुवर्ती संख्या निकालेंगे तो उससे बड़ी हो जाएगी, मतलब उसमें एक जोड़ देंगे तो वो संख्या उससे बड़ी हो जाएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनके केवल दो भिन्न अपवर्तक एक तथा स्वयं वह संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या वे संख्या जिनके दो से अधिक भिन्न अपवर्तक हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या एक कैसी संख्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ अपवर्तक या गुणनखंड ना हो। अगला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हो तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाज्यक है। समापवर्तक क्या होता है? संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? संख्याओं के समापवर्त्यों में से सबसे छोटा समापवर्त्य ही उनका लघुत्तम समापवर्त्य या लसा होता है। निम्न संख्याओं का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। आपके सामने दोस्तों संख्याएं दी गई हैं। अब चलिए भाग विधि से आप एलसीएम निकालना है आपको। आसान सा प्रश्न है, 14 का, 28 का, 35 का और 56 का भाग विधि से करना है। भाग करिए, सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 2 से भाग करेंगे ना, 2 सत्ते 14, ये 14 भाग जाएगा, 35 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 7 2 सत्ते 14, ये 35 रहेगा, यहाँ 14 आ जाएगा, फिर 2 से 2 से भाग करेंगे, ये 7 7 35, 2 सत्ते 14, अब किससे भाग जाएगा? 5 से जाएगा ना, ये 7 रहेगा, 7 रहेगा, 5 सत्ते 35 फिर 7, अब किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 1 1 1 1। तो लसा क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा? देखिए 2 कितनी बार है? 3 बार है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, गुणा कर लेंगे आ जाएगा 280। ठीक है, यही हमारा लसा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको पेपर में मिले तो आपको तैयार करना है। अब इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं ना हम लोग। लसा हमारा आया था 280। अगला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? देखिए दो अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा? दो क्रमागत सम संख्याओं का जो मासा होगा वो 2 होगा। किन्हीं दो सम संख्याओं का मासा सम होगा या विषम होगा? सम संख्याओं का मासा क्या होगा बताइए? सम या विषम? सम होगा। एक सम और एक विषम संख्या का मासा सम होगा या विषम? ये विषम होगा। 5 8 और 12 के समापवर्तक आपको बताने। क्या बताने? समापवर्तक। अब देखिए 5 का पहले बताइए, ठीक है, 8 और 12 का पहले निकालते हैं। 8 2 से किससे किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से भाग, 4 से, 8 से। 12 में 2 से किससे किससे जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब इसके जो समापवर्तक आएगा, समापवर्तक। अभी हम 8 और 12 के दोस्तों निकालें, 5 को हटा रहे हैं,
ठीक है, क्या क्या दोस्तों कॉमन हो रहा है, देखिए एक, देखिए कॉमन क्या हो रहा है, एक दोनों में, दो भी दोनों में है, और उसके बाद चार भी, तो एक दो चार, ठीक है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पांच को हटाना था, ठीक है, ये क्वेश्चन से बाहर था। अब अगर पांच को भी दोस्त यहाँ पर रखते हैं, पांच का भी रखते हैं, तो पांच में किससे ज्यादा भाग, एक से, और पांच से ज्यादा खाली, तो फिर तीनों में से कॉमन एक ही आता, ठीक है, इसलिए पांच को हमने हटा दिया था, क्वेश्चन में नहीं था। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मौसा ज्ञात करना, ठीक है, महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि थे। 144 का दोस्तों क्या होगा, फैक्टर क्या क्या होगा बताइए, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन, ये दोस्तों कैसे आया हमारा, ये दो गुणे दो जो भी, और 198 का वो भी अभी हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, दो गुणे तीन गुणे 11। अब दोस्तों हम इसका जब मुआवजा निकालते हैं ना, तो दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ पर दो कॉमन है, यहाँ पर एक दो, एक कॉमन ले लेंगे, ऊपर तीन है, नीचे भी तीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीन, दो बार है ना, तो यहाँ पर दो बार, ठीक है, तो तीन त्रिका नौ, नौ दूनी 18, ये दोस्तों हमारा मासा आ जाए। तो ये देखिए कैसे आई, ये फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे 144 का में निकालना है, इसको पहले दो से भाग करिए, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर दो से भाग करेंगे 36 बार जाएगा, फिर दो से भाग करेंगे 18 बार जाएगा, दो से भाग करेंगे दो नौ 18, तो यहाँ पर चार बार दो था, देखिए चार बार दो हो गया, उसके बाद तीन से भाग करेंगे, तीन त्रिका 9, ठीक है, फिर तीन से भाग करेंगे एक, ये दो बार तीन आ गया, तो ये तरीका होता है, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, तो हमने आपको बेसिक भी समझा दिया। तो अब बारी आती है 225 की और 450 की। तो 225 का फैक्टर क्या क्या होगा हमारा, तीन गुणे पाँच, ऐसे ही दोस्तों निकालेंगे जैसे इधर निकला है। 450 का हमारा फैक्टर क्या होगा, दो गुणे पाँच गुणे पाँच। अब देखिए कॉमन क्या है, दो बार तीन है, दो बार तीन है, दो बार पाँच, दो बार पाँच, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे तीन गुणे पाँच गुणे पाँच, तो हमारा मासा आ जाएगा 225, ठीक है, हो गया। अब बारी आती है 13, 39 और 273 की। तो 13 का दोस्तों फैक्टर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 13 को लिखेंगे एक, और 13 में किससे भाग जाएगा, गुणे 13। 39 को दोस्तों क्या लिखेंगे बताइए, 13 3 39 होता है ना, तो सिंपल सी बात है, काफी बच्चे समझ गए होंगे, इसका जो मासा आएगा वो भाई 13 ही आएगा, 13 सब में दिख रहा है, तो एक गुणे तीन गुणे सात गुणे, एक गुणे तीन हुआ गुणे सात हुआ गुणे 13 होगा। अब सब में कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इसका जो मासा आएगा वो क्या आएगा बताइए, एक गुणे 13 आएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 13, ठीक है, हो गया इतना। अब दोस्तों देखिए लासा वाले कुछ क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं, इसको देखेंगे। लासा निकालना है हमारा 100, 98 और 77 का, ठीक है, ऐसे भाग करके दोस्तों देखेंगे, दो से भाग करिए 50 बार जाएगा, दो चौके 8, दो नौ 18, 77, दो से भाग करेंगे 25 बार जाएगा, 49, 77। अब दोस्तों किससे भाग जाएगा बताइए, अब पाँच से भाग करिए, 50 25, 49, 77, फिर पाँच से भाग करिए, एक आ जाएगा यहाँ 49, 77, अब सात से भाग करिए 1, 7 7 49, 11 आ जाएगा, फिर दोस्तों सात से भाग करिए 1 1, 11 यहाँ रहेगा, और लास्ट में ये 11 से जाएगा, तो 1 1 1, दो कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, पाँच दो बार आ रहा है, सात दो बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है, तो दो गुणे पाँच गुणे सात गुणे 11, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 53900, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो लासा का क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए इन सभी संख्याओं का भी लासा आपको ज्ञात करना है, अगर आपसे कोई ना निकले तो आप कमेंट करेंगे, आपको हम बता देंगे। एक और प्रश्न का हम लासा यहाँ पर पहला करके बता देते हैं, 5 10 और 15 का, ठीक है, आपसे नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। 5 से निकालेंगे 5, सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या से भाग करने का प्रयास आप लोग करेंगे, तो ये 2 से करिए, यहाँ 5 और 2 पंजे 10, 15 आ जाएगा। अब 203 से करिए, 5 5 3 पचे 15, अब 5 से करें तो 1 1 1, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 16 44 और 64 का जब लासा निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 704। आप लोग करेंगे नहीं आएगा तो आपको आंसर बताया जाएगा, इसका अगर हम लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
इसका लसा आ जाएगा हमारा 910। ठीक है, आप लोग देखिए करने का प्रयास करेंगे, ये नहीं कि आप लोग को भी करना नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तब जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो हमेशा उसका क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। 20, 25, 30 और 40 का 2 से भाग करेंगे सबसे पहले। 2 धामा 20, 25, ये 15 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, ये 25 रहेगा, ये 15 रहेगा, ये 10 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 5, 25, 15, 2 पंजे 10। अब 3 से भाग करेंगे हम लोग, 5, 25, 3 पचे 15, 5। अब 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 1। अब 5 से भाग करेंगे, 1, 1, 1, 1। 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार 2 आ रहा है, फिर 3 एक बार आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, हमारा आ जाएगा 600। ठीक है, ये आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन एक हमारा लासा का था, इसको भी हमने कर लिया। अब देखिए अगला प्रश्न था कि हमारा 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। 3/5 परसेंटेज में बदलना, क्या करेंगे इसमें हम, बताइए आप लोग क्या करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10, 0, 20 से 60, आंसर आ जाएगा 60%। ठीक है, ये हो गया। 20% को भिन्न में बदलना है, तो जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा 100 से भाग हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। 35% को भिन्न में बदलना है, 35% है ना, जब परसेंटेज का चिन्ह हटता है क्या होता है, 100 से भाग होता है। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 7/20 हो गया। ठीक है, 0.06 को परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल था, इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे बटे में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 अंक पर दशमलव शिफ्ट होगा तो सीधा था 6% बचेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 250 का 30% निकाला, तो 250 गुणे 30 करेंगे। ठीक है, जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा 100 से भाग होगा, तो 250 गुणे 30/100, नीचे 2 जीरो, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 75। 300 का 40%, तो 300 गुणे 40/100, ये 2 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो कटा, 3 चौके 20, 30 चौके 120, ये आंसर 120 किलोग्राम का 45%। ठीक है, 120 गुणे 45 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 6 9 54 आ गया। 678 लीटर का दोस्तों 75% निकालना था। 678 गुणे 75 करेंगे, और 75 का जो परसेंटेज हटेगा बटे 100 से भाग होगा, तो ये सॉल्व करने पर आएगा 508.5 लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण में आपको बताना है। उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालने के लिए 1500 का 75% निकालेंगे, तो 1500 गुणे 75/100, ये 2 जीरो से 200, 2 जीरो कट जाएगा, 15 गुणे 75 आ जाएगा 1125 बच्चे पास हुए। अगला प्रश्न आता है, विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 है तो विवेक को कितने अंक मिले। तो 500 का 85% निकालिए, 500 गुणे 85/100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 85 गुणे 5 425 आ जाएगा। तो देखिए कितने जल्दी जल्दी हम लोग कर ले रहे हैं। देखिए ये बात है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अगर आपकी प्रैक्टिस 0 है तो आपको समय लगेगा, नहीं तो फिर आप धड़ लेते सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। मार्च में डीजल का मूल्य 85 रुपये प्रति लीटर था। अब मई में उसका मूल्य बढ़कर दोस्तों हो गया हमारा 93.50 प्रति लीटर। डीजल के मूल्य में कितने परसेंट की मतलब वृद्धि हुई आपको बताना। तो 200 बढ़कर दाम हो गया हमारा 93.50। पहले कितना था 50, इसको घटा लेंगे तो 8.5 प्रति लीटर दाम भैया बढ़ गया। तो परसेंटेज प्रतिशत में मतलब वृद्धि जो हमें निकालना है, तो देखिए बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, ऊपर लिख लेंगे 8.50। पहले का मूल्य दोस्तों कितना था, पहले कितना था बताइए 85, गुणे दोस्तों हो जाएगा 100, ये दशमलव हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो ये दोस्तों भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 10 बार जाएगा, तो बढ़ोतरी आई 10% की।
85 से एकम 85, 85 दहामन 850, सिंपल सी बात। 750 का 4%, 750 गुणे 4 बटे में 100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 बटे 10 भाग करेंगे आ जाएगा 30 रुपए, ठीक है। इतना हो गया। किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखो, किसी दी हुई राशि का निश्चित प्रतिशत गुणा करके 100 से भाग देते हैं। जैसे मतलब x का a% हमें निकालना, तो ये हो जाएगा दोस्तों x इंटू में a अपान में दोस्तों 100 हो जाएगा। 10.97 तथा 12.12 को जोड़ना है। 10.97 12.12 जोड़ दीजिए। 7 2 9, 9 1 10 का 0, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2, 23.09। अगला क्वेश्चन आता है 3x² माइनस 4xy प्लस 12xy माइनस का 6xz में सजातीय पद कौन से हैं? तो देखिए, इसको सॉल्व भी कर लिया जाए क्या? सॉल्व करिए। इसमें देखिए 4xy से 12xy जब ये घटेगा तो बचेगा कितना? माइनस प्लस का 8xy बचेगा ना। एक सेकंड दोस्तों, हमें यहाँ पर देखिए जोड़ घटाना नहीं करना था, हमें ये बताना है सिंपल सा है कि इसमें सजातीय पद कौन से होंगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जो सजातीय पद होगा यहाँ पर देखिए माइनस किए, माइनस 4xy हो जाएगा प्लस का 12xy, ठीक है। यही हमारा सजातीय पद होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 6 में सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए व्यंजक को सरल करना है, ठीक है। इसको हमें सरल करना है। इसको लिख लेते हैं 2x² प्लस 5y माइनस का देखिए y एक साथ लेते हैं, यहाँ माइनस ना, प्लस का दोस्तों y² प्लस का 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2x², 5y में से y घटेगा तो बचेगा 4y प्लस का y² प्लस का 6, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों में पदों की संख्या है। 5y में दोस्तों कितने पद हैं? इसमें हमारे एक पद है। 12x माइनस 7y में कितने पद हैं? इसमें दोस्तों हमारे दो पद हैं। अगला क्वेश्चन है व्यंजकों x माइनस वाई और x प्लस वाई को जोड़ना है। x माइनस वाई है, x प्लस वाई को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 2x बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? इसमें 2x आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा? 2x माइनस 3y प्लस जेड में से x प्लस 2y माइनस जेड को आपको घटाना है, ठीक है। तो सिंपल सा घटाना है, तो कैसे करेंगे? देखिए 2x माइनस का 3y प्लस का जेड में से इसको घटाना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइए और पूरा ये उतार दीजिए। x प्लस 2y माइनस का जेड, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का जेड। ये दोस्तों जब माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x में से x घटेगा, बचेगा x माइनस 3y माइनस 2y माइनस का 5y हो जाएगा। z से z जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2z, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा? इसको हमें सरल करना है, ठीक है। तो कुछ है नहीं, देखिए x का ये मल्टीप्लाई करिए y ये, और z में x माइनस वाई, ये y लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस का एक्स जेड प्लस का दोस्तों ये y का मल्टीप्लाई वाई जेड माइनस का, पहले x लिख लेते हैं ना, तो ऐसे एक्स वाई हो जाएगा, सही लग रहा है। प्लस का दोस्तों z इंटू एक्स करेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा, माइनस का वाई जेड। अब देख सकते हैं आप लोग, ये प्लस का वाई जेड है, ये माइनस का है, ये एक्स जेड प्लस का है, ये माइनस का एक्स वाई प्लस का है, और ये माइनस का, सब कट्टम हो गया, बचा कितना? 0। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हो। तो बताइए, देखिए कभी भी अपवर्त निकालना है तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। पहले 4 को गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 को गुणा 2 में, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, फिर 28, फिर 32। 35 से कम होना चाहिए, ठीक है। 32 तक हम लिख लेंगे,
यही हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो 96 के अपवर्त होंगे कौन कौन सी संख्या होने वाली है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, ठीक है, 24 है, 32 है, 48 है और फिर 96 है। तो एक तरह से दोस्तों 96 का हम फैक्टर भी निकाल सकते हैं, तो भी हमारा क्लियर हो जाए। मतलब देखिए सिंपल सा समझ लीजिए, 96 में कौन कौन सी संख्या से भाग जा रहा है। 2 से चला जाएगा ना, 3 से भी कट जाएगा 96, 4 से भी कटेगा, 6 से, 8 से, 12 से, ये इन सभी संख्याओं से। 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए अपवर्तक और अपवर्त में अंतर होता है। अपवर्तक 36 का निकाला तो मतलब 36 किन किन संख्याओं से कटेगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से, 12 से, 18 से और खुद 36 से। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अपवर्त में 1 नहीं लेते यहाँ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। यहाँ 2 से शुरू हुआ था, ये 1 से हुआ था, ये अपवर्तक है, ठीक है। अब देखिए अगला आता है हमारा 45, 60, 75 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए समापवर्तक की बात आ गई, तो 45 का क्या क्या हो जाएगा बताइए। चलिए रेड पेन से करते हैं। किससे किससे कटेगा 45? 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और खुद 45 से। अब 60 का निकाल लेते हैं। फिर वही 1 से, 2 से 60 में भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से ना, 15 से, फिर 30 से और 60 से। एक सेकंड दोस्त, ये 20 से भी कटेगा ना, 20 भी लिख लीजिए, 20 या 60। अब 75 की बारी आती है। 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, 25 से, 75 और 75 से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 45, 60 व 75 के समापवर्तक आपको बताना है। अब बताइए क्या कॉमन है सभी में, आपको ये बताना होगा यहाँ पर। अब देखिए 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, 5 कॉमन है। उसके बाद 15 दिख रहा है, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसके समापवर्तक आपको बताना है। तो अतः दोस्तों जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 5 और 15 उपरोक्त संख्याओं के समापवर्तक हैं। क्या आंसर आएगा? 5 और 15, ठीक है, इसके समापवर्तक। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक काम और दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक और कॉमन था ना, एक भी था, एक भी था, एक भी था। तो यहाँ पर हम लोग 1, 5 और 15 तीनों को समापवर्तक में रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आता है कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। अब 496 के सभी अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे बताइए। 496 के 496 के क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों। 1 हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा, उसके बाद 4 से, 8 से, 16 से, ठीक है, 31 से, 31 दूनी 62 से भी कटेगा ये, फिर 124, 248, 496। तो ये सब हो गया। तो ये सब चीजें आपको देखिए पता भी होनी चाहिए, तो सही रहता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो कि 50 से कम हो। वही फिर प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 कम 6, 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, ठीक है, हो गया। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए। 7 के 4 अपवर्त कौन कौन से होंगे? 7 का देखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, ये हो गया 7 का। अब 14 का निकालना है, तो वही 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, ठीक है। फिर 19 की बारी आती है, तो 19 का निकाल लीजिए। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57, 19 चौके 76, ठीक है, ये 19 का आ गया। अब 37 का दोस्तों निकालेंगे। 37 का मल्टीप्लाई 4 बार करना है। 37 एकम 37, 37 दूनी 74, 74 ना, 37 त्रिक का 111, 37 चौके 148, ठीक है, ये हो गया। सारे क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज आपको लिखने हैं। अब 4 का प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा बताइए। पहले 4 का मल्टीप्लाई 1 से, वही 4 का फिर 2 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से और 4 का 5 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 4 हो जाएगा, 8, 4 तेग 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है, वैसे दोस्तों अब हम लोग 8 का निकाल लेंगे। 8 का क्या क्या हो जाएगा बताइए। 8 का हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। 12 का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। 35 का निकाल लेंगे, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 से 105, 35 चौके 140, 35 पंजे 175। ये हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से इसको घटाना है तो 4x स्क्वायर लिखा है प्लस का 7x प्लस का 12, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 2x स्क्वायर हो गया प्लस का 6x हो गया प्लस का 5, तो यहाँ हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कर लेते थोड़ा, प्लस का 7x प्लस का 12, ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा माइनस का 5। घटा लेते हैं, 4x स्क्वायर से ये कटेगा तो बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 6 घटेगा प्लस का x बचेगा, 12 में से 5 गया बचेगा 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते चलेंगे, कभी गलती आपसे नहीं होगी। अब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 जोड़ना, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7। जोड़ते हैं जरा, 7x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 2 से यहाँ पर लिखा 2x, यहाँ पर भी 2x से जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस का 5 और 7 12। ठीक है, हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर बताइए क्या आएगा, देखिए 18 में से 3 घटेगा बचेगा कितना, 15, प्लस का ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 12, 12 गुणे 15 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा बताइए, एक सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों 18 में से 6 क्या कितना 12 था ना, 12 और 15, ये देखिए गुणा नहीं करना प्लस जोड़ है, तो 15 और 12 जोड़ लेंगे हो जाएगा 27। 28 4 ये हो जाएगा 32, माइनस का 10 गुणे 5 50, प्लस का दोस्तों हो जाएगा, भाग कर लीजिए 4/2 है ना, तो 2 बचेगा यहाँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 32 और 2 जोड़ देंगे, ये प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पर भी प्लस है, 34 हो जाएगा। 50 में से 34 घटेगा तो माइनस का 16 बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीधी रेखा किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी सरल रेखा कहलाती है। ये दोस्तों हो गया ए और बी। वक्र रेखा किसे कहते हैं, जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं, जैसे ए और बी। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाना है। 2022 और 2015 में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले दोस्तों आप ऐसे एक लाइन खींचिए, गोला प्रकार से दोस्तों पेंसिल लगाइए, एक ऐसे कट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों गोला प्रकार का चिन्ह रखेंगे, नोक यहाँ पर पहला कट करेंगे 60 अंश होगा, या फिर यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ कट करेंगे 120 होगा, ये जो आएगा 120 अंश का कोण होगा बस। ठीक है, बाकी आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक सीधी लाइन नीचे खींचेंगे स्केल की सहायता से, गोला प्रकार में पेंसिल लगाते हैं, यहाँ पर देखिए गोला प्रकार का नोक रखिए, एक ऐसे करिए चाप, पहला कट करेंगे 260 अंश पर, फिर वही यहाँ पर ठीक है गोला प्रकार की नोक रखकर फिर यहाँ गोला प्रकार की नोक रखेंगे 120 पर कटेगा। गोला प्रकार की एक नोक यहाँ रखेंगे, एक ऐसे कट करेंगे, यहाँ रखे सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये एकदम 90 अंश के कोण पर आएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत किसे कहते हैं आपको बताना है। उस समकोण चतुर्भुज को जिसकी आमने सामने की भुजा की का माप एक समान होता है तथा उसके चारों कोण समकोण अर्थात 90 अंश के होते हैं, उस आकृति को हम आयत कहते हैं। वर्ग क्या है बताइए। किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं का माप एक समान होता है तथा चारों कोण 90 अंश के होते हैं, वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। संगामी रेखाएं का अर्थ आपको बताना है। एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो संगामी रेखाएं कहलाती हैं, या 3 से अधिक रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। यदि एक ऐसा बिंदु जो उन सभी रेखाओं पर हो, उनके इस सर्वनिष्ठ बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। विषमबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, देखिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज हम कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, दो भुजा। समबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं।
त्रिज्यखंड का क्या अर्थ होता है? वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से बनी बंद आकृति त्रिज्यखंड या सेक्टर कहलाती है। छेदक रेखा का क्या अर्थ है? वह रेखा जिसके केवल दो भिन्न बिंदु वृत्त पर स्थित हो छेदक रेखा कहलाती है। केंद्र रेखा का क्या अर्थ है? वह रेखा जो दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर जाए केंद्र रेखा कहलाती है। उभयनिष्ठ जीवा का क्या अर्थ होता है? जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो उन बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखाखंड को उन वृत्तों का उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न अब आपके सामने आ गया। 48 + 8 गुणे ये -5 का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करिए। इसमें 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 60, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, माइनस का 5 है, 48 प्लस में। ठीक है, तो ये हो गया 48 प्लस का 6 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया, 1 बचा, 48 प्लस 1 49। ठीक है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये लिखा माइनस का 2x², ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 4x, ये माइनस अंदर गया, प्लस माइनस हो गया ना, तो -2x² में से x² घटेगा तो बचेगा माइनस का x² माइनस का 4x, ये आंसर हो जाएगा। 150 रुपए का 12% आपको बताना है, तो सिंपल से 150 गुणे 12/100 कर देंगे। एक जीरो से जीरो कटा, 12 गुणे 15 कितना हो गया बताइए? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 180, तो 180/10 कर देंगे, एक जीरो से जीरो कट गया, बचा हमारा 18। ठीक है, 18 रुपए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसका आंसर होगा अनेक रेखाएं। अब अगला क्वेश्चन आता है 9 एवं 15 के समापवर्तक आपको लिखना है। देखिए, हर एक क्वेश्चन को करने का प्रयास आपको करते रहना है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 9 का समापवर्तक देखिए, 9 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, ठीक है, और खुद 9 से। 15 दोस्तों, एक तो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 15 और 15। ठीक है, तो एक बात और बताते हैं कि उपयुक्त संख्याओं के समापवर्तक या सार्व अपवर्तक 1 एवं 3 है, अतः 9 एवं 15 के समापवर्तक, अगर इसमें जो पूछा गया समापवर्तक पूछा गया, ये पहले दोस्तों हमने निकाला था अपवर्तक, अब देखिए समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब दोस्तों जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या कॉमन हो रहा है? 1 और 3, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। -8 गुणे +75 गुणे 0, देखिए सभी में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, यहाँ पर गुणा गुणा, अब कितनी भी बड़ा संख्या को अगर गुणा जीरो से करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए लिखा है x + y + का z लिखा है, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा, z से z कटा, x से x कटा, y जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2y। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। 240 लीटर का 10% कितना होगा? सिंपल सी बात है, 240 लिखा है, गुणे 10 करिए, भागे 100। ठीक है, 1 0 2 0, ये कट गया, बचा कितना? 24 लीटर। कभी कभी बच्चे सिर्फ 24 लिख देंगे तो भी एग्जामिनर आपका 10 मतलब आधा नंबर काट सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी? इसके लिए दोस्तों हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो इसका जो परिमाप का फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, लंबाई कितना दिया गया? 115, चौड़ाई है 45, 115 और 45 जोड़ लेंगे, हो जाएगा हमारा 160। 2 गुणे 160 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, तो हो जाएगा 320 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया 13 माइनस 8 दूनी 16 कर दीजिए, प्लस का 3, 13 और 3 जोड़ेंगे 16, 16 में से 16 क्या बचेगा? 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 8 के प्रथम 5 अपवर्तक आपको लिखना है। ठीक है, अपवर्त है दोस्तों, अपवर्तक नहीं, ठीक है, सॉरी। तो अपवर्त मतलब वही प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 से करना है, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यही आंसर हो गया।
ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, इसको हमें क्या करना है, सरल कर देना है। ठीक है, तो 3ABC यहाँ लिखा -5ABC, ये प्लस का ये माइनस का, 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2ABC। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस का 2AB², यहाँ पर प्लस का 3AB², 3 में से 2 घटेगा, बचेगा 1, तो प्लस का बचेगा ना, तो यहाँ बचेगा AB²। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB² पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2ABC। ठीक है, तो देखिए यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट बात ये होती है। ठीक है, काफी बच्चे गलती करते हैं ऐसे आसान प्रश्नों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं दोस्तों कितनी होगी, एक होगी ना, सिंपल सा आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन आता है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध लिखिए। बहुत ही आसान है, व्यास बराबर दोस्तों हमारा होता है, क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, 15 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 के अभाज्य गुणनखंड 1, ठीक है, गुणे 3 गुणे 5 हो गया, 5 या 15 ही है। x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए, तो सिंपल था, इसमें इसको घटा देंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। या इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मान लेते हैं x माइनस वाई में हम यम जोड़ देते हैं, तो हमें ये मिलता है 2x प्लस का y। ठीक है, तो फिर वही बात होगी, m बराबर दोस्तों हो जाएगा 2x प्लस का y, ये पूरा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का x माइनस वाई, ब्रैकेट से पूरा लेके गए, नहीं तो अगर एक एक ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई वही चीज है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, या अंदर ब्रैकेट को लेकर माइनस का x प्लस का y। तो सॉल्व कर लेंगे, 2x में से x घटेगा, बचेगा x, y जुड़ जाएगा, बचेगा 2y, तो आंसर x प्लस 2y आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या रहा, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सब गलतियां खत्म होंगी आप लोगों से। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा दिया गया है, उनका गुणनफल दिया गया है, उनका लसा ज्ञात करना है। देखिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या उनका गुणनफल। 6 4 0 0 दिया गया है, मसा 16 है दोस्त, यहाँ पर 16 लिख दीजिए। लसा नहीं पता है तो इसको हमने ए मान लेते हैं, बराबर 6 4 0 0। यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6 4 0 0 अपान में 16, 16 चौके 64, यहाँ 4 0 0 आ गया। ठीक है, तो जो हमें इसका लसा निकालना था, तो लसा इसका कितना आ गया, लसा बराबर लिख लेंगे 400। ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999, पूर्ववर्ती पूछता तो एक घटाते, उत्तरवर्ती जोड़ा पूछा गया तो एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1000। अगला क्वेश्चन, 0.085 को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी परसेंटेज में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा करने पर आ जाएगा ये दोस्तों, 2 अंक पर दशमलव शिफ्ट होगा तो बचेगा 8.5%। अब जब परसेंट का चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 8.5% हो गया। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 100, 100। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो परिमाप निकालने के लिए इसकी जो परिधि का फार्मूला होता है, ठीक है, तो होता है हमारा 2πr। तो 35 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, ये r क्या होता है दोस्तों, हमारा त्रिज्या होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो ये व्यास का फार्मूला होता है ना, पहले पता होना चाहिए आपको, व्यास बराबर होता है हमारा 2 × r या 2 गुणे त्रिज्या होता है, ये होता है ना, या व्यास को आप ऐसे d बराबर लिखते हैं 2 × r। ठीक है, तो 2 × r, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पाई × d हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिखिए 2r × पाई,
तो 2r की जगह 200d हो गया, तो पाई इंटू दी, पाई का मान है हमारा 22/7 और जो इसका ब्याज दिया गया 35, 7 × 5 = 35, 22 × 5 110 हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आसान से क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो तैयार रहना आप लोगों को। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां आप लोग नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर भी करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 24/7 को दशमलव संख्या में आपको बदलना है। ठीक है, क्या करना, सिंपल सा भाग दे देना। 7 से भाग करिए 24 को, कैसे, 7 × 21, 3 बचेगा, दशमलव लगाइए 0 आ जाएगा, 7 × 4 = 28, 2 बचा 0 आ गया, 7 दूनी 14, 14 यहाँ 6 बचेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप इसको भाग करते हुए चलेंगे, कितनी बार जाएगा 0 बटा देंगे, 7 × 8 7 7 4 7 8 56, फिर ऐसे चलता रहेगा ना, 3.428। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। ये दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, इसमें कितने हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2/3 या 5/8। 2/3 ये लिखा है या 5/8, भाग करके देखिए आप लोग। 2 में भाग करेंगे किससे, 3 से, दशमलव लगेगा 0 आ जाएगा, 3 × 6 = 18, तो ये हो जाएगा 0.66। इसमें दोस्तों 5 भाग करेंगे 8 से, दशमलव आ गया 0, 8 × 6 = 48, 2 आ गया, फिर 0, 8 दूनी 16, तो क्या बड़ा हो गया दोस्तों, 2/3 वाला। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 2/3 क्या है, ये बड़ा है। ये इसमें एक तरीका और था करने का, देखिए वो भी आपको बता देते हैं कि आपको भाग नहीं देना है तो क्या कर सकते हैं। 2/3 लिखा है, 5/8 लिखा है, हमें पता करना बड़ा कौन सा है। तो इसमें हम 3 और 8 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, इधर भी 24 इधर भी 24, 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 × 24, 5 × 15 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों कौन सा बड़ा है, तो ये आपको बता रहा था 16/24, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका था करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न भी है, आप लोग भी प्रयास करिए करने का। ठीक है, कुल कपों की संख्या 40 है। ठीक है, 40 कप मतलब कुल कपों की संख्या 60 है, 40 कप बिक गए। ठीक, तो 60 में से कितने कप बिक गए, 40 कप बिक गए। एक कप में से बिके, अगर एक कप में से बिके निकालना होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 40/60। और 100 कप में से बिके दोस्तों, अगर 100 में से इसको निकालना होगा तो हो जाएगा 40/60 × 100, हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया 200/3। तो भाग करेंगे 200 कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, फिर वही 6 6 या ऐसे इसको 7 लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फाइनली 66.67% कब बिक गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो आज के दोस्तों सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो 8738079216 व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, 8738079216। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।